नमस्कार दोस्तों, अरेमा ज्ञान संबोधि में आप सभी का स्वागत है। आज की इस ज्ञान संबोधि में हम शब्द विचार पर चर्चा करेंगे और शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति के आधार पर शब्द वर्गीकरण पर बातचीत करेंगे। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया था, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जैसे क जमा म जमा ला, ये सार्थक वर्ण है। सार्थक वर्णों के मेल से सार्थक शब्द बना कमल। तो वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। कई बार परीक्षाओं में, खासतौर से एचटेट की परीक्षाओं में, यूपी टेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है कि शब्द और पद में क्या अंतर है। तो शब्द और पद में बेसिकली थोड़ा सा अंतर होता है। जब शब्द वाक्य से बाहर रहता है तो उसकी पहचान शब्द के रूप में होती है, और जब वही शब्द वाक्य के अंदर प्रयोग किया जाता है तो उसकी पहचान पद के रूप में होती है। ये देखिए, मैंने उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। ये 3 शब्द हैं, लड़का, चुटकुले, सुनाए। ये अलग अलग शब्द हैं। अब इनकी पहचान सार्थक शब्द के रूप में है, लेकिन जब ये तीनों के तीनों शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुए तो इनकी पहचान पद के रूप में हो गई। लड़कों ने चुटकुले सुनाए, तो जब ये शब्द वाक्य के अंदर प्रयुक्त हुए तो इनकी पहचान पद के रूप में हो गई। तो वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं, और जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो उनकी पहचान पद के रूप में होती है। अब कई बार परीक्षाओं के अंदर ये प्रश्न पूछा जाता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, या अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये शब्द तत्सम है, तद्भव है, या देशज है, या विदेशज है। तो मैंने यहाँ बहुत अच्छा संकलन किया है तत्सम तद्भव शब्दों का, और मैंने विदेशी भाषाओं के शब्द जो हिंदी में प्रचलित हैं वो भी करीबन 100 के आसपास दिए हैं। तो ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी प्रभावी होने वाला है, इसे ध्यान से सुनिएगा। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के समान शब्द होते हैं और हिंदी में ऐसे के ऐसे इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो तद्भव शब्द होते हैं वो तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप होता है, उन्हें हम तद्भव कहते हैं। तत्सम, तत्सम मैंने तत् मैंने उसके, सम मैंने समान, अर्थात तंत संस्कृत के समान। तद्भव, तद मैंने उससे, भव मैंने उत्पन्न, अर्थात संस्कृत से उत्पन्न बदले हुए रूप में प्रचलित होने वाले शब्द। तो जो संस्कृत के समान है वो तत्सम है, और जो तत्सम शब्दों का बदला हुआ रूप है वो आपका तद्भव कहलाता है। तो देखिए, यहाँ मैंने कुछ शब्द लिखे हैं आपको समझाने के लिए। जैसे तत्सम शब्द है उल्लू, उसका तद्भव हुआ उल्लू। तत्सम शब्द है मयूर, तद्भव हुआ मोर। मस्तक, माथा, अग्नि, आग, अक्षी, आंख, कर्म, काम, नासिका, नाक, ग्रह, घर, आम्र, आम। इस तरफ के तत्सम है और इधर के आपके तद्भव है। जैसे पूर्व, पूर्व का तद्भव बना पूरब। लज्जा, लाज, सूर्य, सूरज, दधी, दही, घृत, घी, उज्ज्वल, उजला, अग्नि, आग, नव, नया, दुग्ध, दूध। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपको पता है कि भाषा की खूबसूरती किस चीज़ में होती है। भाषा की खूबसूरती होती है अनेक शब्दों को अपने में समाहित करने में, और जिस शब्द को उसे बोलने में, उच्चारण में दिक्कत आती है उसका बदला हो तुरंत स्वीकार कर लेती है। क्योंकि भाषा का मतलब ही है अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का साधन है भाषा। तो अभिव्यक्ति अगर हमारी प्रभावी नहीं हुई तो शब्द भी आपका निष्प्रभावी हो जाता है। तो 2 शब्द हमें संस्कृत के ऐसे लगे जो ऐसे कैसे स्वीकार किए जा सकते थे, वो हमने वैसे का वैसा स्वीकार किया, और जिनको बोलने में दिक्कत थी उनका हमने बदला रूप स्वीकार किया। जैसे दधी है, अब दधी को हम सामान्य भाषा में इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम दही इस्तेमाल करते हैं, तो हमने इसका बदला रूप दही ले लिया। जैसे आपका शब्द है अक्षी, अक्षी आँख को कहते हैं, तो हमें अक्षी शब्द तत्सम शब्द ऐसे कैसा स्वीकार करना अच्छा नहीं लगा, हमने इसका बदला रूप ले लिया आँख। तो हम तत्सम शब्द वो हैं जो ऐसे कैसे ले लिए। जैसे सूर्य है, सूर्य हमने ऐसे कैसे ले लिया। सूरज शब्द भी है लेकिन हम सूर्य शब्द ज़्यादा बोलते हैं। जैसे ग्राम शब्द है तो ग्राम पंचायतें बोलते हैं, गांव पंचायतें नहीं बोलते, तो ग्राम शब्द हमने ऐसे कैसे ले लिया। गांव शब्द भी प्रचलित है, ग्राम शब्द भी प्रचलित है। तो तत्सम और तद्भव जो है हिंदी के अंदर काफ़ी प्रसिद्ध शब्द हैं। परीक्षाओं में इनकी परीक्षा पूछी जाती है, परीक्षाओं में जो है इनका विच्छेद पूछा जाता है। जैसे तत्सम बताया, तत्समासम, तद्भव तत्जमा भव, तत्सम उसके समान, तद्भव उससे उत्पन्न, इस तरह से भी पूछ सकते हैं। और आपको कोई तत्सम शब्द दे सकते हैं, उसका तद्भव छांटना दे सकते हैं, या आपको कोई 4 शब्द दे सकते हैं, उनमें से पूछेंगे कि तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि तत्सम शब्द जो है संस्कृत के समान है तो तत्सम होगा, बदले हुए रूप में है तो तद्भव होगा। उसके बाद हम बात करते हैं देशज शब्दों की। तो हिंदी में जो देशज शब्द हैं, देशज शब्द वे शब्द हैं जो विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी के अंदर स्वीकार किए गए। क्योंकि आपको पता है भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली कहते हैं। हर 2, 5, 7 किलोमीटर के बाद जो है बोली में परिवर्तन हो जाता है।
तो हम अलग अलग जगह की बोलियों के जो शब्द होते हैं, जो आम प्रचलन में होते हैं, उनको हम भाषा के अंदर समाहित कर लेते हैं, क्योंकि भाषा की यही खूबसूरती होती है। तो हमने बहुत सारे हिंदी के अंदर देशज शब्द भी इस्तेमाल किए हैं और जिनका हम निरंतर प्रयोग भी करते हैं। तो मैंने यहाँ कुछ प्रमुख शब्द जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन शब्दों का संकलन किया है, ध्यान से देखिएगा। थैला, थैला देशज शब्द है। खाट, फावड़ा कस्सी जैसा होता है, मिट्टी खोदने के काम आता है, फावड़ा। छटपटाना, हिन हिनाना। उसके बाद खिड़की, पेट, चिड़िया, डिब्बी, भौं भौं, रोटी, गाड़ी, झटपट, पगड़ी, खुरपा, लड़का, थूक, खटपट, लोटा, जूता, झाड़ू, बटेऊ, टाबर, कासन। ये सभी के सभी हमारे देशज शब्द हैं जो हमारी विभिन्न बोलियों से हिंदी के अंदर आए हैं। जैसे टाबर शब्द है, टाबर शब्द राजस्थानी भाषा का शब्द है, हरियाणवी भाषा का शब्द नहीं, हम इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कासन हरियाणवी भाषा का ही शब्द है, ठीक है। तो इस तरह से विभिन्न क्षेत्रीय जो बोलियां होती हैं उनका प्रभाव कहीं ना कहीं लोगों पर होता है और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव भाषा पर भी होता है। तो भाषा उन क्षेत्रीय बोलियों को अपने अंदर समाहित कर लेती है और फिर वो जितने भी शब्द होते हैं वो रूटीन में प्रयोग किए जाने लगते हैं। और ऐसे आपने देखा होगा, जो आपकी वर्ल्ड जो डिक्शनरी भी आप देखते हैं, इंग्लिश की डिक्शनरी भी देखेंगे, उसमें भी आप देखेंगे हर साल जो है 20 से 25 शब्द जो है क्षेत्रीय बोलियों के स्वीकार किए जाते हैं विभिन्न देशों की भाषाओं के, चाहे वो हिंदी भी हो, चाहे कोई और किसी भी देश की भाषा हो। यूँ का यूँ जो है उसको हम जो है डिक्शनरी के अंदर हर साल आप देखेंगे जब रिवाइज एडिशन आता है किसी भी इंग्लिश डिक्शनरी का, तो उसमें आप देखना बहुत सारे ऐसे देशी भाषा के शब्द हैं जिनका हमें वास्तविक रूप नहीं पता, हमने उनका यूँ का यूँ देशी रूप भी उसके अंदर डिक्शनरी के अंदर स्वीकार कर लिया। तो ये आपके देशज शब्द हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं, बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं। उसके बाद जो सबसे बड़ा संकलन मैंने यहाँ पे किया है, लगभग 100 शब्द हैं। हिंदी के अंदर कम से कम 8-9 ऐसी भाषाएं, विदेशी भाषाएं, जिनके हमने शब्द हिंदी के अंदर वैसे के वैसे स्वीकार किए हैं। इसमें अंग्रेज़ी है, इसमें आपकी फ्रेंच है, इसमें आपकी अरबी है, फारसी है, तुर्की है, जापानीज़ वर्ड हैं, इसमें चाइनीज़ वर्ड हैं, इसमें यूनानी वर्ड हैं। तो इस तरह से ये विदेशज शब्द हैं। तो विदेशज शब्द बेसिकली कौन से होते हैं? जो विभिन्न देशों की भाषाओं से हिंदी में स्वीकार किए गए, क्योंकि यहाँ पर अंग्रेज आए, यहाँ पर पुर्तगाली आए, यहाँ पर चाइनीज़ आते रहते हैं, जापानीज़ घूमने आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमने हिंदी के अंदर उनको स्वीकार कर लिया। और देखिए कमाल की बात यह है कि आज वो हिंदी में इस तरह से रच बस गए हैं कि हमें उनका और कोई मीनिंग पता ही नहीं। जैसे आप रिक्शा शब्द इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा जापानीज़ वर्ड है, हमें रिक्शा का हिंदी नहीं पता, हम रिक्शा शब्द इस्तेमाल करते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी रिक्शा शब्द इस्तेमाल करता है, अनपढ़ व्यक्ति भी रिक्शा शब्द इस्तेमाल करता है। जैसे चाय शब्द है, चीनी शब्द है, चाइनीज़ वर्ड है, हमें इनका पता ही नहीं। चीनी को शुगर बोलते हैं लेकिन आमतौर पर चीनी ही इस्तेमाल किया जाता है एक बहुत बड़े जन क्षेत्र के अंदर। तो कहने का तात्पर्य बहुत सारे शब्द हमने ऐसे कैसे स्वीकार कर लिए। इसमें यदि हम अरबी शब्दों की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता है भारत में बहुत लंबा समय जो है सल्तनत काल चलता रहा, मुगल काल चलता रहा, तो उसमें अरबी और फारसी भाषा हिंदी भारत के अंदर आई और हिंदी और फारसी के कवियों ने मिल करके जो है बहुत सारे काम किए, कविताएं लिखी, साहित्य का सृजन किया। तो उसमें बहुत सारे अरबी फारसी के शब्द जो है हिंदी के अंदर रच बस गए। तो मैंने कुछ महत्वपूर्ण शब्द निकाले हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं, इनको ध्यान से देखिएगा। हिंदी खुद ही अरबी भाषा का शब्द है। अमीर, अल्लाह, अदालत, इस्तीफ़ा, कलम, कागज़, किताब, गरीब, कैदी, नज़र, फसल, फौज, जुर्माना, इज्जत, जहाज, रकम, लिफाफा, शहीद, हिसाब, हद। ये सारे के सारे शब्द जो हैं अरबी भाषा के प्रमुख शब्द हैं जिन्हें हमने हिंदी में ऐसे का ऐसा स्वीकार किया है। यदि मैं फारसी शब्दों की बात करता हूँ, उस्ताद अध्यापक को कहते हैं, उस्ताद, जमाना, कबूतर, खून, खूबसूरत, गुम्मद होता है जो बिल्डिंग, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं उन पर जो बनाया जाता है गुम्मद, जिसको टॉम कहते हैं, गुम्मद, फ़ायदा, जहर, मंजूर, मजदूर, जुर्माना, बंदूक, शाबाश, होशियार, अनार, गंदगी, चापलूसी, रुमाल, बर्फ, बीमार। ये फारसी भाषा के वो प्रमुख शब्द हैं जो हिंदी में आम तौर पे प्रयोग किए जाते हैं। हमारी भाषा के अंदर आपको अक्सर ये शब्द देखने को मिलेंगे, मजदूर, मंजूर, जहर। उसके बाद पुर्तगाली शब्द हैं। पुर्तगाली जब भारत में आए तो वो उनके शब्द भी वो भी अपनी भाषा के साथ अपने शब्द लेकर के आए जिसे हिंदी ने स्वीकार किया। जैसे आलू, कमरा, कमीज़,
काजू, गोदाम, तमाकू, तौलिया, साबुन, अचार, चाबी, तिजोरी, फीता, ये सारे के सारे हिंदी में बड़े प्रचलित शब्द हैं जो पुर्तगाली भाषा से हमने हिंदी में समाहित किए। उसके बाद चीनी शब्द हैं, चाइनीज वर्ड हैं, उसमें पटाखा, चाय शब्द है, लीची शब्द है, तूफान शब्द है, चीनी शब्द है, ये सारे के सारे चाइनी भाषा के शब्द हैं जो हिंदी में प्रचलित हैं। उसके बाद तुर्की भाषा का भी अपना एक प्रभाव रहा है हिंदी पर, और तुर्की के भी काफ़ी सारे शब्द हिंदी के अंदर प्रचलित रहे हैं। उनमें है कुर्ता, लाश, खच्चर, दारोगा, कुली, चाकू, बेगम, तोप, गनीमत, बहादुर, ये सारे तुर्की के बड़े प्रमुख शब्द हैं जो हिंदी के अंदर अक्सर सुनने को मिलते हैं। और जापानी शब्दों में रिक्शा काफ़ी प्रचलित है जो आजकल हम इस्तेमाल करते हैं, ये जापानीज वर्ड है। उसके बाद अगर हम फ्रेंच वर्डों की बात करते हैं, फ्रांसीसी शब्द, तो हिंदी में है बिगुल, बिगुल बज गया, किसी चीज़ की शुरुआत होगी। कर्फ्यू, कितना कॉमन शब्द इस्तेमाल होता है, आप लोग इसे अंग्रेजी का समझते होंगे, फ्रांसीसी वर्ड है ये, फ्रेंच वर्ड है। कर्फ्यू, कार्टून, पुलिस, इंजीनियर, कूपन, ये सारे बड़े कॉमन शब्द हैं फ्रांसीसी भाषा के जो हिंदी में प्रचलित हैं। उसके बाद अंग्रेजी शब्द तो बहुत ही ज़्यादा हैं, बोतल, साइकिल, डॉक्टर, रेडियो, पेंसिल, कॉलेज, स्कूल, कार, टैक्सी, स्कूटर, बल्ब, रेडियो, कोट, पेंट, ये कॉमन से शब्द मैंने लिखे हैं। इंग्लिश के काफ़ी सारे शब्द हैं, आपको पता है, जैसे जग शब्द है, जग की हमें हिंदी नहीं मालूम, हम हिंदी में भी उसको ऐसे इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश में भी JUG जग होता है। तो अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हिंदी में प्रचलित हैं, और कुछ यूनानी शब्द भी इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर प्रचलित हैं। जैसे आपने देखा होगा डेल्टा, डेल्टा, जहाँ नदी मुहाने पर मुड़ती है समुद्र से मिलने के लिए, जो उसका मुहाना होता है उस पर डेल्टा होता है। सुंदरबन डेल्टा की हम बात करते हैं, ये वही डेल्टा है। मैथ के अंदर भी डेल्टा शब्द इस्तेमाल होता है, और डेल्टा शब्द ज्योग्राफी के अंदर भी इस्तेमाल होता है। तो यूनानी शब्द है एटम, एटम बॉम्ब, एटम, ये शब्द भी आपका यूनानी शब्द है। टेलीग्राफ, संदेश भेजने के लिए, टेलीफोन, ये सारे के सारे शब्द प्रमुख यूनानी शब्द हैं। यदि मैं डच शब्द की बात करता हूँ तो डच शब्दों में बम, बम जो शब्द है वो डच शब्द है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि विदेशज शब्द वो थे जो विभिन्न देशों की भाषाओं से हिंदी के अंदर आत्मसात किए गए, हिंदी ने उनका वेलकम किया और उन्हें अपना बना लिया। तत्सम शब्द वो थे, संस्कृत के समान शब्द थे, संस्कृत में जैसे इस्तेमाल किए थे हिंदी ने उसको वैसे का वैसा अपने अंदर स्वीकार कर लिया। तद्भव शब्द वो थे, वो तत्सम शब्द थे जिन्हें हमें बोलने में कठिनाई होती थी, तो हमने उनका थोड़ा सा बदला हुआ रूप हिंदी में स्वीकार कर लिया। और देशज शब्द वो थे जो विभिन्न देशों की, हमारी विभिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हमने हिंदी में स्वीकार किए थे, वो सारे के सारे देशज शब्द हैं। तो मैं समझता हूँ कि उत्पत्ति के आधार पर जो मैंने शब्दों का वर्गीकरण आपको बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, आपको आसानी से समझ में आया होगा। और ये जो शब्दों का मैंने बहुत अच्छा संकलन बोर्ड पे किया है, इनको आप बार बार वीडियो के माध्यम से याद करते रहिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है HTET की परीक्षा में, CTET की परीक्षा में, UP TET की परीक्षा में और राजस्थान TET की परीक्षा में इनमें से कोई ना कोई शब्द पक्का आएगा। इस बात को आप लिख लें, ये देख लेना, ये शब्द हर किताबों में नहीं मिलते हैं, ये विदेशी शब्दों का 100 के आसपास ये शब्द हैं। बहुत अच्छा संकलन है, परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, इनको बड़ी मेहनत से तैयार किया गया है, तो इनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और इसके बाद जो हम शब्द विचार के अंतर्गत अन्य शब्दों पर भी चर्चा करेंगे। रचना की दृष्टि से भी शब्द के भेद हैं, अर्थ की दृष्टि से भी शब्द के भेद हैं, प्रयोग की दृष्टि से भी शब्द के भेद हैं। अगले लेक्चर में मैं उन पर चर्चा करूँगा। मैं समझता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। यदि आपको लगता है कि मेरा लेक्चर सही था, उसमें कहीं तथ्यात्मक बात सही कही गई है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले लेक्चर में व्याकरण के किसी प्रमुख विषय को लेकर के मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होता हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद।